हम खाने से फारिग होकर कॉफी पी रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठा लिया। फिर चंद लम्हों के बाद विजय लाइन पर आ गया। मैंने मोहतात अंदाज में कहा, हेलो विजय, मैं कराची से बोल रहा हूँ, कैसे हो तुम? वो बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ये बताइए। मैंने उसकी बात काट दी, कहा, हाँ देखो, मैं इस साल जरूर इंडिया का चक्कर लगाऊंगा। कई बरस हो गए तुम्हें देखे हुए। मैं नहीं चाहता था कि हमारी बातचीत से ये वाजे हो कि मैं चंद घंटे पहले इंडिया से आया हूँ। विजय ने शिकवा करने के अंदाज में कहा, आप हर साल वादा करते हैं आने का और हर साल भूल जाते हैं। इस दफा कोई बहाना नहीं चलेगा। वो ज़हीन आदमी था और समझ गया था कि मैं मसलहतन झूठ बोल रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, इस दफा बिल्कुल पक्का वादा। मगर तुम लोग भी तो यहाँ का चक्कर लगाओ ना। वो तुम्हारी बहन कांता कैसी है? जरा उससे बात करवाओ, मगर पहले उसे समझा देना कि फोन पर ज्यादा लंबी बात ना करें। विजय ने कहा, 1 मिनट होल्ड करें। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर 1 मिनट से भी कबल कांता लाइन पर आ गई। मेरी नजरें उस वक्त दीवार गिर घड़ी पर थीं। मैं जानता था कि 3 मिनट के बाद ऑपरेटर फिर मुदाखलत करेगा। मैंने कहा, कैसी हो कांता? कांता ने सिसक कर कहा, बिल्कुल ठीक हूँ। वो अहमक लड़की शायद रो रही थी। मैंने जल्दी से कहा, देखो कांता, मैं इस साल जरूर आऊंगा। वो बोली, हाँ, मुझे विजय ने बताया है कि इस साल भी आपने आने का पक्का वादा किया है। एक बात आप भी सुन लें, आप नहीं आए तो फिर हम लोग आ जाएंगे। मैंने हंसकर कहा, अरे भाई तो आ जाओ ना, मैंने कब रोका है? बस तुम खुश रहा करो। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैं किसी बीमार लड़की को बहला रहा हूँ। कांता ने हैरत से कहा, मेरी तबीयत? फिर वो फौरन ही संभल गई। बोली, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आपकी नकचड़ी अमेरिकन सेक्रेटरी नहीं है आज? कांता के लहजे में रकाबत दर आई। मैंने कहा, आज वो छुट्टी पर है। फिर जरा तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखा करो और रिसीवर जरा विजय को दे दो। विजय दोबारा लाइन पर आया तो मैंने कहा, मेरा नया नंबर लिख लो, मैं आज ही जहां शिफ्ट हुआ हूं। मैंने उसे वहां का नंबर लिखवा दिया। विजय ने कहा, हमें एड्रेस भी लिखवा दीजिए। मैंने कहा, एड्रेस वही पुराना चलेगा। चौधरी आबिद का नाम अब इतना गया गुजरा भी नहीं है कि उसकी डाक भी उस तक न पहुंचे। मैंने उसे चौधरी आबिद ही के नाम से फोन किया था और दोबारा बता भी दिया कि वो भूल न गया हूं। विजय ने हंसकर कहा, ठीक है चौधरी साहब, मेरी तरफ से भाभी को नमस्कार और बच्चों को प्यार। उस खबीस ने बातों बातों में मुझे कोई अयालदार चौधरी बना दिया था। मैंने हंसकर कहा, ओके विजय, गुड नाइट एंड गुड बाय। मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ग्लोरिया ने तंज़िया अंदाज में कहा, बाज़ औक़ात तो तुम अपने साये से भी भड़कने लगते हो। मैंने मुंह बनाकर कहा, अगर मैं मोहतात ना होता तो सबसे पहले तुम ही एतराज करती। ग्लोरिया झल्ला कर बोली, मेरा ये मतलब नहीं था। कांता से मेरी बात क्यों नहीं करवाई? मैंने कहा, बस एहतियातन ऐसा नहीं किया, आइंदा तुम खुद उसे फोन कर लेना। फिर मैं बिस्तर पर फैलते हुए बोला, मेरा ख्याल है अब सोना चाहिए, आराम करने का जो वक्त भी मिल जाए गनीमत है। तैमूर ने हंसकर कहा, शुक्र करो कि कांता यहाँ नहीं है, वरना सब आराम रखा रह जाता। वो हर वक्त तुम्हारे सर पर मुसल्लत रहती। मैंने तादीबी लहजे में कहा, तैमूर अपनी जबान काबू में रखो। ग्लोरिया ने मासूमियत से पूछा, क्यों? तैमूर ने कोई गलत बात कर दी? उसके साथ ही वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ग्लोरिया हंसते हुए कुछ ज्यादा खूबसूरत लगती थी। उसके गालों में इतने खूबसूरत डिंपल पड़ते थे कि दिल बेकाबू हो जाता। तैमूर भी बहुत दिन बाद खुलकर हंसा था। उसका चेहरा उस वक्त टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था और आंखों में आंसू आ गए थे। उस लम्हे मुझे बेख्तियार उस पर भी प्यार आया। बेशुमार मौकों पर मेरी खातिर उसने मौत से पंजा लड़ाया था। उसका बस चलता तो मेरी तरफ आने वाली हर गोली का रुख अपनी तरफ मोड़ लेता। मुझे वो माहौल अच्छा लग रहा था। मैंने सोने का इरादा मुलतवी कर दिया और ग्लोरिया से कहा, चलो तुम अच्छी सी कॉफी पिलवाओ। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। फिर मैंने उठकर बेख्तियार तैमूर को सीने से लगा लिया। तैमूर बौखलाकर बोला, अरे यार क्या हो गया? गौर से देखो, मैं तैमूर हूँ, तैमूर खान, कांता नहीं हूँ। मैंने उसके चट्टान जैसे सीने पर जोर से एक धप रसीद करते हुए कहा, अभी मैं इतना बदहवास नहीं हुआ हूँ कि फूल और पत्थर में तमीज न कर सकूं। बस दिल चाह रहा था तुम्हें गले लगाने को। कितनी बार मेरी खातिर तुमने जान की बाजी लगाई है, मैं उसके बदले तुम्हें क्या देता हूँ? छिड़कियां। मेरी आंखों में जज्बात की शिद्दत से आंसू आ गए। तैमूर ने हैरत से मुझे देखा, बोला, अरे अरे कम ऑन कामरान, क्या हो गया तुम्हें? इस हालत में अगर माइकल तुम्हें देख ले तो शायद खुदकुशी कर ले कि यही वो शख्स है जिसकी दहशत से मैं सहमा हुआ था, ये जो औरतों की तरह टसवे बहा रहा है। मैंने झुंझुला कर कहा, लानत भेजो माइकल पर। अगर तैमूर फुर्ती से बैठ न जाता तो मेरा थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ता। ग्लोरिया हंसते हुए बोली, इस वक्त सिर्फ कांता की बात करो, माइकल का नाम सुनकर तो कामरान को यूं भी गुस्सा आ जाता है। मैंने ग्लोरिया से कहा, अच्छा, अब मजाक खत्म, अच्छी सी कॉफी पिलवाओ। उसके जाने के बाद तैमूर संजीदगी से बोला, ग्लोरिया ने भी बेशुमार मौकों पर तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाई है, कभी इसका भी एतराफ कर लिया करो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए। वो खबीस मुझे मुसलसल घूर रहा था। मैंने मसनूई खफगी से कहा, तुम क्या चाहते हो? ग्लोरिया से भी इसी तरह एतराफ कर लूं?
वो बोला, ओह यू आर राइट। वो उछलकर मुझसे दूर हो गया। मुबादा मैं फिर उसके धब रसीद कर दूं। हम लोग रात गए तक इसी तरह हंसी मजाक करते रहे। ग्लोरिया भी हंसी मजाक में हमारा साथ दे रही थी। फिर तैमूर अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ, बोला अब वाकई नींद आ रही है, मैं तो चला। ग्लोरिया शोख लहजे में बोली, मगर मैं यहीं सोऊंगी। मैं बौखला गया, तुम यहाँ? वो भी कांता की तरह मुझ पर मुसल्लत होना चाहती थी। तैमूर जाते जाते रुक गया। ग्लोरिया ने एक नज़र मुझ पर डाली और बेसाख्ता हंसने लगी। तैमूर भी जोरदार कह कहे लगा रहा था। फिर वो दोनों हंसते हुए चले गए। मैंने दरवाज़ा बोल्ट करके लाइट ऑफ की और बिस्तर पर ढेर हो गया। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली तो वॉल क्लॉक 10:30 बजा रही थी। मैं कुशलमंदी से उठा और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में जरूरत की हर चीज मौजूद थी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग किट, बेदिंग गाउन वगैरह। मैंने गर्म पानी से गुस्ल किया तो सारी कुशलमंदी दूर हो गई। मेरे कपड़े मैले हो गए थे। मुझे यकीन था कि वार्डरोब में मेरे लिए कपड़े मौजूद होंगे। मैं बेदिंग गाउन में ही बाहर निकल आया। वार्डरोब कपड़ों से भरी हुई थी। उसमें शलवार सूट और जीन्स जैकेट से लेकर 3 पीस सूट भी मौजूद थे। मैंने पहले 3 पीस सूट पहनने का इरादा किया, मगर फौरन ही मुस्तरद भी कर दिया। मेरा पसंदीदा लिबास जीन्स और जैकेट ही था। मैं उस लिबास में न सिर्फ आजादी से हाथ पैर हिला सकता था, बल्कि जरूरत पड़ने पर सो भी सकता था। मैंने चुस्त जीन्स और ढीली ढाली एक शर्ट पहन ली। फिर वार्डरोब से इंतहाई बेहतरीन किस्म की एक कमांडो जैकेट भी निकाल ली। मैं मैले कपड़ों की जेबों से अपनी जरूरी चीजें मुंतकिल कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन। दूसरे ही लम्हे ग्लोरिया कमरे में दाखिल हुई। मैं उसे देखता ही रह गया। उसने खालिस पाकिस्तानी औरतों की तरह जदीद किस्म का शलवार सूट पहन रखा था। उसके ब्राउन बाल भी मुझे स्याह नजर आ रहे थे और कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए उसने अपनी आंखों की रंगत भी तब्दील कर ली थी। उस लिबास में वो मुझे शुमाली इलाकों के किसी बड़े सरदार या खान की बेटी लग रही थी। वो हंसकर बोली, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? क्या मेरा ये रूप पसंद नहीं आया? मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। कहा, तुम्हारा यही रूप तो सबसे ज्यादा पसंद आया है। वो बहुत अदा से लहरा कर बोली, चलो पहले नाश्ता कर लो, वरना तैमूर हम दोनों में से किसी को खा जाएगा। वो शाख की तरह लचकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो हुस्न में किसी भी तरह कांता से कम नहीं थी। ये शायद मेरी ही भूल थी कि अब तक उसे इस रूप में नहीं देखा था। हमने नाश्ते की मेज पर ही ये तय कर लिया कि आज ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तैमूर ने कॉफी का घूंट लेकर पूछा, मगर हम फौरी तौर पर जाएंगे कहाँ? मेरी बजाय ग्लोरिया ने कहा, ये कराची है तैमूर, यहाँ जगह की कमी नहीं है। तैमूर तंज़ी अंदाज में हंसा, बोला, अरे हम कराची में हैं? मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि हम मियाँ चुन्नू में हैं। ग्लोरिया चिढ़कर बोली, अच्छा, ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अब भी 1-2 ठिकाने ऐसे हैं जिनका तुम दोनों को इल्म नहीं है। एक बंगला नॉर्थ नाज़िमाबाद में है और एक फ्लैट गुलशन इकबाल में। फ्लैट तो मेरे पास पहले से था, बंगला मैंने उस वक्त खरीदा था जब कामरान इंडिया में था। मैंने हंसकर कहा, यानी मेरी जान पर बनी हुई थी और तुम जायदाद बनाने की फिक्र में थी। ग्लोरिया भी हंसने लगी, बोली, बस यूं ही एकदम अखबार में एक इश्तिहार पर नजर पड़ गई। मैं उन दोनों फारिग थी, सोचा ये बंगला ही देख लूं। बंगला देखा तो इतना पसंद आया कि उसी दिन सौदा कर लिया। तैमूर ने पूछा, वहां जरूरत का सामान तो नहीं होगा? ग्लोरिया सपाट लहजे में बोली, सामान की जरूरत भी नहीं है, सर छुपाने का एक ठिकाना है, मेरे लिए यही काफी है। तुम चाहो तो अपने लिए फर्नीचर वगैरह इंपोर्ट कर सकते हो। तैमूर हंसकर बोला, ये तुम सुबह सुबह मिर्चें क्यों चबा रही हो? मैं तो तुम्हारी वजह से पूछ रहा था। मेरा क्या है, मकान ना भी हो तो किसी फुटपाथ, पार्क या सीमेंट के किसी पाइप में भी रह सकता हूँ। मैंने कहा, मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए, वरना तुम दोनों यहीं लड़ते रहोगे। वो बंगला हमारे लिए बेहतर था। ग्लोरिया तो उसे छोटा सा बंगला कह रही थी, मगर वो 1000 मुरब्बा गज पर बना हुआ खासा बड़ा बंगला था। आगे वसी ओरीज लॉन था जिसकी घास झाड़ झनकार की सूरत इख्तियार कर गई थी। बाउंड्री वॉल खासी बुलंद थी और उस पर नौकीली आहनी सलाखें लगी हुई थी। बंगले में 5 बेडरूम्स थे, हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम था। ग्लोरिया ने गलत कहा था कि वहां कोई सामान नहीं है। हर बेडरूम जरूरी सामान से आरास्ता था। किचन में भी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। तैमूर खुश दिली से बोला, चलो एक काम तो हुआ। ग्लोरिया ने चिढ़ाने वाले अंदाज में तैमूर से कहा, तुम्हारे लिए सीमेंट का पाइप भी मंगवा दूंगी। तैमूर ढिठाई से बोला, पाइप मंगवाओ तो किसी कमरे में ही डलवा देना। ग्लोरिया कोई जवाब देने ही वाली थी कि कॉल बेल चीख उठी। मैं यूं बुरी तरह उछला जैसे मेरा पांव दहकते हुए अंगारे पर पड़ गया। तैमूर न सिर्फ हैरान हुआ था बल्कि उसने मशीनी अंदाज में रिवॉल्वर भी निकाल लिया था। ग्लोरिया भी पुरतफक्कुर अंदाज में गेट को घूर रही थी। हम तीनों उस वक्त मकान का जायजा लेकर फारिग हुए थे और ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। ग्लोरिया ने फुर्ती से उठते हुए कहा, मैं देखती हूँ। उसने शलवार का पांचा खिसकाकर पिंडली पर बंधे हुए होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर उसे गेट पर नस्ब इंटरकॉम का ख्याल आया
तो वो ड्राइंग रूम के उस गोशे की तरफ बढ़ गई जहां से इंटरकॉम पर बात की जा सकती थी। इस दौरान में बेल दूसरी बार बजी। उसने सर्द लहजे में कहा, उस देर बाहर से एक भारी आवाज आई, हम रुस्तम खान है बेगम साहब। तैमूर लपक कर इंटरकॉम तक पहुंचा और ग्लोरिया को खामोश रहने का इशारा करते हुए गुर्रा कर बोला, कौन रुस्तम खान? बाहर से फिर वही आवाज सुनाई दी, हम चौकीदार है साहब। तैमूर ने सवालिया नजरों से ग्लोरिया की तरफ देखा तो उसने शाने उचका कर लाइल्मी का इजहार किया। तैमूर ने इंटरकॉम पर कहा, 1 मिनट सब्र करो। फिर उसे बंद करके ग्लोरिया से बोला, तुम जाकर गेट खोलो, मैं गेट की आड़ में रहूंगा और कोई गड़बड़ हुई तो वहीं से गर्दन नाप लूंगा। ग्लोरिया गेट की तरफ बढ़ी तो मैं फुर्ती से बरामदे के एक सुतून की आड़ में खड़ा हो गया। मैं वहां से गेट की निगरानी कर सकता था। मैंने भी अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था। मुझे रह रहकर अपनी बेपरवाही पर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ आते वक्त ताक़ुब का ख्याल क्यों न रखा। मेरा अंदाजा था कि कोई दुश्मन हमारी ताक में था और पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया था। ग्लोरिया गेट के नजदीक पहुंच चुकी थी। उसके साथ साथ तैमूर था। उसने किसी माहिर कमांडो की तरह गेट के दाईं तरफ पोजीशन ले ली। मेरे आसाब भी कशीदा हो रहे थे। ग्लोरिया ने रिवॉल्वर वाला हाथ पुश्त की तरफ करते हुए दरवाजा खोल दिया। खुले हुए दरवाजे से मुझे लंबा तरंगा एक शख्स दिखाई दिया। उसने गहरे रंग की ढीली ढाली शलवार कमीज पहन रखी थी। सर पर गर्म कपड़े की टोपी थी। हुलिये से वो मुल्क के शुमाली इलाके का फर्द लग रहा था। ग्लोरिया ने सर्द लहजे में पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम? वो अचानक गड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, हमको अंग्रेजी नहीं आती है मेम साहब, पढ़ा लिखा होता तो चौकीदारी क्यों करता। ग्लोरिया ने पीछे हटते हुए कहा, कम इन। वो इंग्लिश समझा हो या नहीं, मगर ग्लोरिया का इशारा समझ गया और जल्दी से अंदर आ गया। वो जिस गैर मोहतात अंदाज में अंदर आया था उससे मुझे इतना अंदाजा हो गया कि वो शख्स बेजरर है और महज चौकीदार है। ग्लोरिया पलटकर अंदर की तरफ चल दी। अब रिवॉल्वर उसने सामने की समत कर लिया था। चौकीदार नजरें झुकाए हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने पलटकर एक बार भी न देखा। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। शायद किसी ने ऐसे ही मौके के लिए कहा था, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तैमूर लॉन में उगे हुए दरख्तों की आड़ लेकर अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, मगर मैंने आवाज देकर उसे रोक लिया। चौकीदार ग्लोरिया के पीछे पीछे अंदर जा चुका था। मेरी आवाज सुनकर तैमूर लंबे लंबे डग भरता हुआ बरामदे में आ गया। मैंने हंसकर कहा, खामखा अपनी एनर्जी मत जाया करो, वो सिर्फ चौकीदार हैं। मैं अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं ग्लोरिया को आवाजें देता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और चौकीदार को देखकर ठिठक जाने की अदाकारी करते हुए कहा, तुम कौन हो? वो जल्दी से बोला, हम इधर का चौकीदार है साहब। ये मेम साहब तो हमारी बात समझता ही नहीं। मैंने सख्त लहजे में पूछा, किसने रखा था तुम्हें? चौकीदार बोला, हम समझा नहीं साहब, हम इस कोठी का नहीं बल्कि गली का चौकीदारी करता है। 2 कोठी आपकी लाइन में है और 3 कोठी भी सामने है। इन 6 कोठियों का चौकीदारी करता है। आप लोग का कोठी खाली था, इसलिए हम इधर का खास ख्याल रखता था। चौकीदार बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। मैंने तेज नजरों से उसे घूरा। कहा, तुम्हें किसने बताया कि हम लोग वापस आ गए हैं? वो बोला, हमने गाड़ी के टायरों का निशान देखा था साहब। फिर हमने बराबर वाली कोठी के चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि साहब लोग आ गया है। मैंने जेब में हाथ डालते हुए कहा, कितने पैसे देते हैं दूसरे बंगले वाले? वो जल्दी से बोला, 100 रुपया हर बंगले से मिलता है। मैंने एकदम रिवॉल्वर निकाल लिया और सर्द लहजे में कहा, अपने हाथ ऊपर उठा लो। चौकीदार की आंखें हैरत से फैल गई। अगर वो अदाकारी कर रहा था तो बिलाशुबा वो जबरदस्त अदाकार था। वो थूक निगल कर सहमे हुए लहजे में बोला, हमसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो साहब, हम गरीब आदमी हैं। और मैंने गरज कर कहा, खत्म करो ये ड्रामा। ये कराची की कोई कच्ची आबादी नहीं है कि लोग इज्तिमाई तौर पर कोई चौकीदार रखें। इतने बड़े मकानों में रहने वाले जाती तौर पर 2 चौकीदार भी रखते हैं। मुझसे झूठ नहीं चलेगा, सच सच बताओ तुम कौन हो? वो जल्दी से बोला, हम रुस्तम खान है साहब। मुझे उसकी ढिठाई पर एकदम गुस्सा आ गया। मैंने कहा, बको मत, झूठ बोलोगे तो पुलिस के हवाले करने से पहले खुद तुम्हारी दुर्गत बनाऊंगा और आइंदा झूठ बोलने के काबिल नहीं रहोगे। फिर मैंने तैमूर से कहा, तुम जरा अपने पड़ोसी सिद्दीकी साहब से मालूम करो कि जो आदमी गली की चौकीदारी करता है उसका नाम क्या है। उनका नौकर हो तो उसे भी बुला लेना। तैमूर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो चौकीदार मुस्तरिब हो गया। फिर जल्दी से बोला, हमने झूठ बोला था साहब। सच्ची बात तो यह है कि हम आजकल बेरोजगार है। हम इधर नौकरी के लिए आया था, मगर जब मेम साहब को देखा तो मायूस हो गया। वो तो हमारी बात ही नहीं समझ रहा था। अगर हम इससे फौरन नौकरी की बात करता तो ये हमें डांट कर भगा देता। मैंने कहा, देखा तुम फिर झूठ बोल रहे हो, मैं सच सुनना चाहता हूँ। मैंने फिर तैमूर से कहा, तुम अभी तक गए नहीं? चंद लम्हे के लिए मैं चौकीदार की तरफ से गाफिल हुआ। उसने फुर्ती से जेब में हाथ डाला और इससे पहले कि वो जेब से कुछ निकालता, ग्लोरिया ने उस पर फायर कर दिया। गोली चौकीदार के सर के ऊपर से होती हुई दीवार में पेवस्त हो गई। मैं जानता था कि ग्लोरिया ने उसे महज खौफजदा करने के लिए फायर किया था, वरना उसका निशाना इतना बुरा नहीं था। चौकीदार ने बौखला कर दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए। सन्नाटे में फायर की आवाज गूंज कर रह गई। ग्लोरिया ने डपट कर कहा, बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो?
उसने रिवॉल्वर की नाल उसकी पेशानी पर रख दी। मैंने कहा, मैं 5 तक गिन रहा हूं, अगर उस वक्त तक ये जवाब न दे तो इसे गोली मार देना। इससे पहले कि मैं गिनती शुरू करता, चौकीदार बोल उठा, हम सब कुछ बता देता है, आज का दिन हमारा वास्ता मनहूस है। फिर वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला, पूछो पूछो क्या पूछना है। मैंने सर्द लहजे में कहा, जितना पूछा गया है पहले उसका जवाब दो। वो बोला, हमारा नाम रुस्तम खान ही है, मगर हम चौकीदार नहीं हैं, हम मूसा खान का आदमी हैं। मैं बुरी तरह चौंक उठा। कहा, मूसा खान का आदमी? तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो सपाट लहजे में बोला, हमने तुम्हारा तस्वीर देखा था मूसा खान के पास, अभी हम इधर से गुजर रहा था तो तुमको देखा। हमने तुम्हारा सिर्फ एक झलक देखा था, इसलिए यकीन नहीं था कि बंगले के अंदर जाने वाला तुम ही है। मूसा खान ने बोला था कि जो भी तुमको पकड़ कर लाएगा उसे अपनी जेब से 1 लाख रुपया देगा। हम भी लालच में आ गया, हमें मालूम नहीं था कि तुम्हारी औरतें भी रिवॉल्वर रखती हैं। तुम तो बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने उसे घूरते हुए कहा, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? उसने एक मरतबा फिर गौर से मुझे देखा, बोला, मूसा खान ने तुम्हारा नाम शायद कामरान बताया था। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैंने गुर्रा कर कहा, मैंने कहा था कि झूठ मत बोलना। रुस्तम खान तिलमिला गया, बोला, हम झूठ नहीं बोल रहा, मूसा खान ने तुम्हारा यही नाम बताया था। मैंने कहा, उसने और कुछ नहीं बताया? रुस्तम खान ने कहा, हम बहुत छोटा आदमी है साहब, वो हमसे ज्यादा बात नहीं करता। मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा, तुम उसके लिए क्या काम करते हो? वो बोला, हम टैक्सी ड्राइवर है साहब, कभी कभी उसका माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, कभी उसका पैगाम किसी आदमी तक पहुंचाना होता है, कभी कभी वो हमारे जरिए पार्टी को कैश भी भिजवाता है। बस वो हमसे यही काम लेता है, मगर पैसे बहुत ज्यादा देता है, हर महीने 10,000 रुपया देता है। मैंने पूछा, फिर मेरे बारे में उसने तुम्हें कब बताया? वो बोला, तुम्हारे बारे में उसने हम लोगों को कल बताया था। हमारी तरह 5-6 दूसरा टैक्सी ड्राइवर भी उसके लिए काम करता है। उसने हम सबको तुम्हारा तस्वीर दिखाया था और बोला था कि तुम लोग सारे शहर में घूमते हो, ये आदमी कहीं नजर आए तो फौरन हमें इत्तला देना, इत्तला देने वाले को 10,000 रुपया देगा। हमने पूछा कि अगर कोई उसे पकड़ लाए तो? मूसा खान हंसने लगा और बोला कि ये आसानी से काबू में नहीं आएगा, मगर जो इसे पकड़ कर लाएगा उसे हम 1 लाख रुपया देगा। तैमूर ने कहा, फिर तुमने उसे इत्तला दी? वो बोला, यही तो हमसे गलती हुआ, हमने सोचा अगर इत्तला देगा तो 10,000 रुपया मिलेगा, इसको उठा कर ले जाएगा तो 1 लाख रुपया मिलेगा। रुस्तम खान के लहजे से लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, मगर मैं अब उसकी किसी बात पर एतबार करने को तैयार नहीं था। मैंने पूछा, तुम अखबार पढ़ते हो? उसने सर झटक कर कहा, अरे साहब, अगर पढ़ा लिखा होता तो टैक्सी चलाने की बजाय कोई और काम करता। ग्लोरिया ने सपाट लहजे में कहा, मैं बार बार झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक 1 मिनट के बाद मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। रुस्तम खान ने जल्दी से कहा, मगर हमने अब तक कोई झूठ नहीं बोला। मैं एक मरतबा फिर चौंक उठा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने ग्लोरिया की बात कैसे समझ ली? वो मुसलसल झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बना रहा था। मैंने गुर्रा कर कहा, तैमूर, इस हरामजादे की तलाशी लो और इसे बांध कर डाल दो, इसे भी हेडक्वार्टर मुंतकिल करना पड़ेगा। तैमूर ने आगे बढ़कर उसकी तलाशी ली। उसकी जेब से एक इटालियन माउजर और कमानीदार चाकू बरामद कर लिया। उसकी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड भी था। शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक उसका नाम अहमद जान था और वो एबटाबाद का रहने वाला था। मेरी खोपड़ी एकदम घूम गई। वो हरामजादा शुरू से ही झूठ बोल रहा था। उसकी ये बात भी गलत हो सकती थी कि उसने मूसा खान को मेरे बारे में इत्तला नहीं दी थी।